हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था और लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हमने पढ़ा था। आज हम लोग एक नया सेगमेंट को पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम लोग आज के टॉपिक पढ़ेंगे सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में, सर अर्नस्ट मेयर के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए अर्नस्ट मेयर, ERNST, अर्नस्ट मेयर। हेडिंग डाल दीजिए अर्नस्ट मेयर, राइट। हम लोग आज बेसिकली सर अर्नस्ट मेयर के बारे में जानेंगे और इनको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ही क्यों रखा गया उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंट्रोडक्शन की। पहले कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, राइट। पहले इंट्रोडक्शन, तो हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन। कुछ बेसिक सी जो चीज़ें हैं इनके बारे में पहले हम लोग उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते कि उनका जन्म कब हुआ था। तो ही वॉज बॉर्न उन्होंने 5th ऑफ जुलाई 1904 में जर्मनी के केम्पटन में केम्पटन में उनका जन्म हुआ था। 1904 के 5th जुलाई जर्मनी के केम्पटन में उनका जन्म हुआ था, राइट। ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, राइट। मतलब अगर दुनिया में टॉप 100 साइंटिस्ट की अगर लिस्ट बना जाएगा कि ऐसा दुनिया के सबसे टॉप 100 साइंटिस्ट का अगर लिस्ट बनाया जाएगा तो उनमें से एक नाम सर अर्नस्ट मेयर का होगा, राइट। ही वॉज one of the 100 greatest scientists of all time. He was one of the 100 greatest scientists of all time. 100 greatest scientist, one of the 100 greatest scientists of all time। मतलब अगर दुनिया में टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई जाएगी तो उनका नाम जरूर उसमें शामिल होगा, राइट। अब बात करते हैं उन्होंने क्या काम किया था, राइट। तो एज अ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते थे, राइट। ये सब चीजें आपको ऐसा लग सकता है कि ये सब चीजें पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के उस साइंटिस्ट को जानना या उस साइंटिस्ट ने क्या काम किया था उसको भी जानना बहुत जरूरी है एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, राइट। तो ये सब भी जानना, हो सकता है कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आए, राइट। लेकिन अगर आप ये सब पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपका जो बेस है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, राइट। और सबसे अगर बेस स्ट्रांग होगा तो आपका बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनेगा, राइट। तो थर्ड क्या है, थर्ड है he worked as a evolutionary biologist worked as an evolutionary biologist in कहाँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, राइट। उन्होंने एज अ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट काम किया था। अब याद करो कि फादर ऑफ एवोल्यूशन किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एवोल्यूशन किसे कहा जाता है, डार्विन सर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पे साइड में लिख दो फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है, फादर ऑफ एवोल्यूशन डार्विन सर। और इन्होंने भी, मतलब सर अर्नेस्ट मेयर ने भी किस पे काम किया था, एवोल्यूशन, एज ए एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। तो इसी वजह से इनको भी 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहा जाता है। सो ही वाज आल्सो नोन as
डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का इन्हें डार्विन भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आता है हु नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा सर अर्नेस्ट मेयर नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, राइट। अब फिफ्थ क्या क्या, एज अ उन्होंने अपने पूरे लाइफ स्पैन में बहुत सारे, सिर्फ एज अ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट उन्होंने काम नहीं किया था, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया था। उन्होंने टैक्सोनॉमी पे काम किया, उन्होंने सिस्टेमेटिक्स पे काम किया, उन्होंने जू जियोग्राफी पे काम किया, उन्होंने एवोल्यूशन पे काम किया। अब जो साइंटिस्ट या जो इंसान इतने सारी चीज़ों पे काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे, राइट। सो ही वाज द ट्रिपल क्राउन विनर ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन विनर, राइट। इसको हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है बायोलॉजी के फील्ड में। अगर बायोलॉजी के फील्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कोई प्रेस्टिजियस अवार्ड है तो वो है ट्रिपल क्राउन। ट्रिपल क्राउन मतलब 3 अलग अलग अवार्ड को मिला के एक क्राउन बनता है, मतलब एक ट्रिपल क्राउन अवार्ड बनता है, राइट। सो ही वाज द ट्रिपल क्राउन विनर, ट्रिपल क्राउन विनर in biology, he was the triple crown winner in biology, right। अब ये ट्रिपल क्राउन कौन से क्राउन से बना था, इसको भी चलो देख लेते हैं। तो क्राउन 1 क्या था? क्राउन 1 अगर हम बात करें क्राउन 1 की, राइट, क्राउन 1 था, उनको क्या मिला था? बेल्जन प्राइज। क्या मिला था उनको? बेल्जन प्राइज, BALZAN, बेल्जन प्राइज। ये उनको कब मिला था? ये उनको मिला था 1983 में, राइट, 1983 में। क्राउन 2 क्या था? क्राउन 2 था इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। व्हाट? इंटरनेशनल प्राइज फॉर व्हाट? फॉर बायोलॉजी, IPB। ये इनको कब मिला था? ये इनको मिला था 1994 में, राइट। और थर्ड क्राउन क्या था? क्राउन 3, राइट। क्राउन 3 था क्रैफोर्ड प्राइज। क्या था? क्रैफोर्ड, CRAFOORD, क्रैफोर्ड प्राइज। ये इनको कब मिला था? ये इनको मिला था 1999 में, राइट। और ये तीनों क्राउन मिला के क्या बनता है? क्राउन 1, क्राउन 2, क्राउन 3, बेल्जन प्राइज, राइट, बेल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड क्रैफोर्ड प्राइज। ये क्राउन 1, क्राउन 2, क्राउन 3 मिला के क्या बनता है? ट्रिपल क्राउन, राइट। तो ही वाज द ट्रिपल क्राउन विनर इन बायोलॉजी, राइट। एंड फाइनली 2004 में जब वो 100 ईयर्स के थे तब उनका देहांत हो गया था, राइट। तो यहाँ पे लिख दो, कहीं पे यहाँ पे लिख देते हैं, he died at the age of 100. He died at the age of 100 in 2004. 2004 में 100 ईयर्स के एज में वो उनका देहांत हो गया, राइट। ये था ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन। लेकिन क्या सिर्फ इसी इंट्रोडक्शन की वजह से उनको इस चैप्टर में रखा गया है? द आंसर इज नो, राइट। तो सबसे जरूरी क्या चीज था जिसकी वजह से उनको इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है? उसका रीजन था जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, राइट, जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की, उसको किसने दिया था? तो उसको दिया था सर अर्नेस्ट मेयर ने। उसको किसने दिया था? उसको सर अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। इसी वजह से उनको इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, नहीं तो बहुत सारे चैप्टर थे, उनको कहीं भी रख सकते थे।
उनको इसी चैप्टर का पार्ट क्यों किया गया, इसी वजह से उनको इस चैप्टर का पार्ट किया गया। चलो, तो लेकिन हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दो और कॉन्सेप्ट भी है, राइट। एक है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, दूसरा है एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिसकी बात हम लोग ना तो एनसीईआरटी में है, ना हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। लेकिन हमको ये जानना ज़रूरी है कि इनको भी किसने दिया था। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसको अच्छे से लिख लेना, बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं है और बुक्स में भी उतना ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, राइट। फर्स्ट है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, तो इसको किसने दिया था, इसको दिया था सर अर्नस्ट मेयर ने। किसने दिया था, अर्नस्ट मेयर ने, राइट। दूसरा क्या है, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, मॉर्फोलॉजिकल, राइट। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, इसको किसने दिया था, इसको दिया था सर जॉन रे ने, सर जॉन रे ने, JOHNRAY, सर जॉन रे ने। और थर्ड क्या था, थर्ड था एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इसको किसने दिया था, इसको दिया था सर सिम्पसन ने, सर सिम्पसन ने, SIMPSON, सर सिम्पसन ने। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिसको दिया था सर अर्नेस्ट मेयर ने। दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिसको दिया था सर जॉन रे ने। और थर्ड है एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिसको दिया है सर सिम्पसन ने, राइट। ये दो चीजें, ये वाला पार्ट आपको ना तो एनसीईआरटी में मिलेगा, ना किसी और में मिलेगा, राइट। तो इसको प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, राइट। क्या हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए बायोलॉजिकल, हेडिंग डाल दीजिए बायोलॉजिकल concept of what species, हेडिंग डाल दीजिए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल ऑफ स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का जो करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, उसको किसने दिया था, सर अर्नेस्ट मेयर ने। सर अर्नेस्ट मेयर गेव द, अर्नेस्ट मेयर, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, Ernst Mayr, right? He gave the currently accepted definition. He gave the currently accepted definition. तो currently accepted जो definition है उसको किसने दिया था, उसको दिया था सर अर्नेस्ट मेयर ने। ये definition क्या कहता है, ये definition ये कहता है कि अगर सेम स्पीसीज के दो मेंबर्स, मतलब मान लीजिए होमोसेपियंस, सेपियंस क्या है, एक स्पीसीज है, ह्यूमंस एक स्पीसीज है, राइट। तो अगर सेम स्पीसीज के दो मेंबर्स आपस में ब्रीड करेंगे, तो उस ब्रीडिंग की वजह से अगर कोई ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, वो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होगा। इसका मतलब क्या है, अगर एक स्पीसीज के, मतलब हम ह्यूमंस है, राइट,
हम एक स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, दैट इज सेपियंस। अगर हम दो ह्यूमंस अगर आपस में ब्रीड करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ऑफस्प्रिंग भी आगे जाके ब्रीड करके और ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, राइट। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है, ये डेफिनेशन ये कहता है, ये डेफिनेशन क्या कहता है, ये डेफिनेशन कहता है मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन ब्रीड टुगेदर। एक ही स्पीसीज के दो मेंबर ब्रीड कर सकते हैं आपस में, जरूर कर सकते हैं। स्पीसीज कैन ब्रीड टुगेदर, कैन ब्रीड टुगेदर and give rise to fertile offspring, fertile offsprings मतलब क्या है, fertile offsprings इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर सेम स्पीसीज के दो मेंबर्स आपस में ब्रीड करेंगे और उस ब्रीडिंग की वजह से अगर कोई ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो ऑफस्प्रिंग भी फर्टाइल होगा, मतलब वो ऑफस्प्रिंग क्या कर सकता है, वो ऑफस्प्रिंग आगे जाके ब्रीड करके और ऑफस्प्रिंग्स बना सकता है, राइट। जैसे मान लो कि मम्मी पापा की शादी हुई, फिर हम पैदा हुए, हम क्या है, फर्टाइल है, राइट। तो अब क्या होगा, अब कोई मेडिकल कंडीशन आ जाए वो अलग बात है, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट, राइट। यहाँ पे मेडिकल कंडीशन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, राइट। लेकिन अगर नॉर्मल बात करें तो हम भी आगे जाके जब शादी होगी हमारी तो हमारी भी बच्चे होंगे, फिर उन बच्चे की शादी होगी तो उनको भी बच्चे होंगे, तो क्या हो गया कि दो एक सेम मेंबर्स के दो स्पीसीज ने ब्रीड किया और उसकी वजह से क्या हो गया, कुछ ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, वो ऑफस्प्रिंग आगे जाके ब्रीड करके और ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, वो ऑफस्प्रिंग आगे जाके ब्रीड करके और ऑफस्प्रिंग पैदा करेंगे, अगर वो सेम मेंबर्स के सेम स्पीसीज के मेंबर्स है तो, राइट। तो इसी वजह से इसी को कहा गया है मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन ब्रीड टुगेदर एंड गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, जिसको किसने दिया था, जिसको दिया था सर अर्नस्ट मेयर ने, जिसको किसने दिया था, सर अर्नस्ट मेयर ने, राइट। ये वाला डेफिनेशन भी शायद एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। तो इसको भी अच्छे से लिख लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इस चीज को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे, राइट। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये जो बोल रहे हैं सर अर्नेस्ट मेयर कि सेम मेंबर्स के दो स्पीसीज आपस में ब्रीड कर सकते हैं कि नहीं, तो ये सच है या क्या है, इसको हम लोग डिकोड करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, राइट। मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल 1 मान लेते हैं एक मेल डोंकी है, क्या है, मेल डोंकी, मेल डोंकी, राइट। उसको ब्रीड करेंगे हम किससे, फीमेल हॉर्स के साथ, उसने ब्रीड किया किसके साथ, फीमेल हॉर्स के साथ, राइट। तो मेल डोंकी जो है वो एक अलग स्पीसीज को बिलोंग करता है और फीमेल हॉर्स जो है वो एक अलग स्पीसीज को बिलोंग करता है। अब सर अर्नेस्ट मेयर ने क्या किया था, सर अर्नेस्ट मेयर ने ये कहा था कि अगर दो मेंबर्स सेम स्पीसीज के होंगे तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा, लेकिन ये स्पीसीज तो अलग है और ये स्पीसीज भी अलग है, राइट। अब क्या होगा, अब इनका ऑफस्प्रिंग हुआ, ऑफस्प्रिंग क्या होगा, म्यूल होगा। तो क्या म्यूल स्टेराइल होगा या फर्टाइल होगा, ऑब्वियस सी बात है कि म्यूल जो है वो स्टेराइल होगा। क्यों स्टेराइल होगा, क्योंकि ये सर अर्नेस्ट मेयर ने जो रूल दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेल डोंकी एक अलग स्पीसीज को बिलोंग करता है, फीमेल हॉर्स एक अलग स्पीसीज को बिलोंग करता है। चलो एग्जाम्पल 2 देखते हैं, राइट। एग्जाम्पल 2 अब क्या करते हैं, अब उलट देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मेल हॉर्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मेल हॉर्स, मेल हॉर्स ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग ब्रीड करते हैं फीमेल डोंकी के साथ, किसके साथ, फीमेल डोंकी के साथ। हो सकता है कोई अलग रिजल्ट आ जाए, हो सकता है, देखते हैं। तो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा हिन्नी, क्या होगा, हिन्नी, HINNY।
तो क्या ये फर्टाइल होगा? बोलो, क्या ये फर्टाइल होगा? नहीं होगा, ये भी स्टेराइल होगा। क्यों स्टेराइल होगा? क्योंकि सेम कि जो मेल हॉर्स है ये अलग स्पीसीज से बिलोंग करता है, फीमेल डोंकी जो है वो अलग स्पीसीज को बिलोंग करता है। चलो एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या करते हैं, मेल टाइगर ले लेते हैं। चलो मेल क्या ले लेते हैं, टाइगर, राइट। मेल टाइगर ले लिया, उनको ब्रीड किया हमने किसके साथ, फीमेल लायन के साथ। किसके साथ? फीमेल लायन के साथ। अब देखते हैं क्या होता है। तो मेल टाइगर को अगर फीमेल लायन के साथ हम लोग ब्रीड करेंगे तो ऑफस्प्रिंग क्या पैदा होगा? बोलो, टाइगॉन होगा। क्या होगा? टाइगॉन। टाइगर का टी आई आएगा और लायन का ओ एन आ गया तो टाइगॉन हो गया। ये भी क्या होगा? ये भी स्टेराइल होगा। क्यों स्टेराइल होगा? क्योंकि इसने भी सर अर्नेस्ट मेयर ने जो रूल दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज का, वो रूल ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। चलो एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4, ये सारी की सारी चीजें ना एनसीईआरटी में है नहीं, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि चलो हो रहा है, क्योंकि धीरे छोटे छोटे सेगमेंट्स पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अभी आपको याद रह जाएगा, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आएगा तब आपको याद नहीं रहेगा। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो एग्जाम्पल 4 लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या लेते हैं, मान लेते हैं मेल लायन ले लेते हैं। चलो इस बार तो पक्का रिजल्ट कुछ अलग आएगा। मेल लायन ले लिया, क्या ले लिया? मेल लायन। और क्या ले लिया? फीमेल टाइगर ले लिया। क्या ले लिया हमने? फीमेल टाइगर ले लिया। इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, कुछ तो रिजल्ट अलग आना ही चाहिए। तो अब क्या होगा, लायन का एल आई आ जाएगा और टाइगर का गर आ जाएगा, तो क्या होगा? लाइगर हो जाएगा। ऑफस्प्रिंग का क्या होगा? लाइगर। तो ये फर्टाइल होगा? नहीं होगा, ये भी स्टेराइल होगा। क्यों स्टेराइल होगा? क्योंकि क्या है, जो मेल लायन है अलग स्पीसीज को बिलोंग करता है, फीमेल टाइगर जो है वो एक अलग स्पीसीज को बिलोंग करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा कि ये वाले जो स्पीसीज है, यहाँ से यहाँ तक जो स्पीसीज है और यहाँ से यहाँ तक जो स्पीसीज है, ये दोनों स्पीसीज अलग अलग है। और इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे हो रहा है पैदा, वो क्या हो रहा है? वो एक स्टेराइल 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 एंड स्टेराइल। क्यों हुआ स्टेराइल? बिकॉज दो स्पीसीज अलग है। और सर अर्नेस्ट मेयर ने क्या कहा था? अर्नेस्ट मेयर सर ने ये कहा था कि अगर दो स्पीसीज दो मेंबर्स अगर सेम स्पीसीज से बिलोंग करते होंगे तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो क्या होगा? वो फर्टाइल होगा। लेकिन यहाँ पे दो स्पीसीज अलग है, इसी वजह से ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो रहा है वो स्टेराइल 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 एंड स्टेराइल हो रहा है, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, लेकिन अभी हमारा लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही हमारा बोर्ड वर्क खत्म होता है हम लोग क्या करते हैं? एनसीईआरटी निकालते हैं और एनसीईआरटी से अंडरलाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज जो भी हमने पढ़ा उसको अभी हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी से मार्क करेंगे। तो आप एनसीईआरटी निकाल लीजिए, ठीक है। चलो एनसीईआरटी में मिलते हैं और बोर्ड वर्क में फिर कल मिलेंगे। चलो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, अपने ख्याल रखो और ज़्यादा टेंशन मत लो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा, राइट। चलो बाय। हेलो स्टूडेंट्स, चलो एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये एनसीईआरटी का पेज है, वो ये सर अर्नेस्ट मेयर की जो पिक्चर है वो है। तो जैसे जैसे कि हमने पढ़ा कि उनका जन्म हुआ था बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 केम्पटन जर्मनी में। ही वर्कड एज एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्योंकि फादर ऑफ एवोल्यूशन किसे कहा जाता है? सर डार्विन सर को, और इसी वजह से उन्हें भी द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब अगर दुनिया में टॉप 100 साइंटिस्ट की कोई लिस्ट बनाई जाएगी तो उनका नाम उसमें जरूर शामिल होगा, राइट। एक चीज जो हमने मिस कर दिया, या मिस नहीं किया, इसको हमने नहीं लिखा, इसको यहाँ पे है कि ही वॉज अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमाइरेट्स और एमेरिटस, जो भी है उसका मतलब वो थोड़ा सा लैटिनाइज्ड या इटैलिक्स होता है तो उनका स्पेलिंग थोड़ा सा अलग होता है। तो अलेक्जेंडर अगासी वो भी एक प्रोफेसर थे, बहुत
फेमस प्रोफेसर थे, शायद आपने उनके बारे में सुना होगा, एज अ जूलॉजिस्ट वो काम करते थे, राइट। तो उनको ये अवार्ड भी मिला होगा, अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस, राइट। थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर, उनके 80 साल के कैरियर में देखो, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी चीजों पे काम किया था। उन्होंने ऑर्निथोलॉजी पे काम किया, उन्होंने टैक्सोनॉमी पे काम किया, उन्होंने जू जियोग्राफी पे काम किया, उन्होंने एवोल्यूशन पे काम किया, उन्होंने सिस्टमेटिक्स पे काम किया, एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी, उन्होंने बायोलॉजी के जो हिस्ट्री और फिलोसॉफी है दोनों के ऊपर उन्होंने काम किया था। यहाँ पे जो दिया गया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही ऑल्सो पायनियर द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। तो जैसे कि हमने कहा कि ही गेव द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, उसी की बात यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखो, ही वाज अ ट्रिपल क्राउन विनर, राइट। क्या क्या है, बाल्जन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी उनको मिला 1904 में, एंड क्रैफूड प्राइज जो उनको मिला 1999 में, राइट। 1999 में उनको क्रैफूड प्राइज मिला, राइट। चलो अंडरलाइन कर देते हैं इसको, ये शायद अंडरलाइन करना रह गया होगा, राइट। अगर उसमें भी अगर इस ये तो सारे के सारे जो मैंने मार्क किया, अंडरलाइन किया, इंपॉर्टेंट है, उसमें भी अगर बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है एज विथ रेस्पेक्ट टू एग्जाम, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, राइट, एंड पायनियर ऑफ द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। ट्रिपल क्राउन विनर, एंड ये ट्रिपल क्राउन कौन से है और कौन से साल में उनको ये ट्रिपल क्राउन मिला था, जैसे कि बाल्जन प्राइज उनको मिला 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी उनको मिला 1994 में, एंड क्रैफूड प्राइज उनको मिला 1999 में। ये था जो भी आज हमने पढ़ा, उसको हमने क्या किया, उसको हमने एनसीईआरटी से मार्क कर लिया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले सारी की सारी कॉपी उठा के देखना पॉसिबल नहीं है। आपको एनसीईआरटी के लाइन देखना पड़ेगा और दिमाग में ये चलाना पड़ेगा कि कॉपी में क्या लिखा है, राइट। तब जान लीजिए कि आप एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो, क्योंकि उतने कम टाइम में इतना ज्यादा कॉपी, जब बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब हो जाएगा ना, तब इतना रिवीजन करने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी को अच्छे से मार्क कीजिए, और एनसीईआरटी से और कॉपी से दोनों से जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ही ऑल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो ये लाइन पढ़ के आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि हाँ, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या था, कि हाँ क्या था कि मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन ब्रीड टुगेदर एंड गिव राइज टू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, राइट। उसमें क्या क्या एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था मेल डोंकी के साथ फीमेल हॉर्स, मेल हॉर्स के साथ फीमेल डोंकी, फिर हमने पढ़ा मेल टाइगर के साथ फीमेल लायन, एंड उसके बाद हमने पढ़ा मेल लायन के साथ फीमेल टाइगर, और सभी के सभी स्टेराइल थे। क्यों स्टेराइल थे? क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज को फॉलो नहीं किया था। तो सिर्फ और सिर्फ यही लाइन पढ़ के आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, राइट। तब आप मान लीजिएगा कि आप इसके लिए तैयार हो। और उसके साथ साथ एक और चीज भी आ जाएगा कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के साथ साथ और क्या कॉन्सेप्ट था, मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी था और इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था सर जॉन रे ने, और एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया था सर सिम्पसन ने। तो सिर्फ और सिर्फ यही लाइन याद करके आपको सब याद आ जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन थे? क्यों कहा जाता है? क्योंकि फादर ऑफ एवोल्यूशन था डार्विन, और इसी वजह से उन्होंने भी काम किया था एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पे, इसी वजह से उनको द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन से आपको ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, राइट। तब आप मान लीजिएगा एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, ज्यादा लोड मत दीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, सब कुछ हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, आज के लिए बाय।